अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। अवामी हुकूमत का आवाम के लिए जबरदस्त रिलीफ। मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की नुमाया कमी। रवा साल 1 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए से ज्यादा की कमी। डीजल की फी लीटर कीमत 18 रुपए से ज्यादा कम हुई। जनूबी एशिया से मशरिक़ बई तक ताल्लुकात के फरोग का आज़म। हर जमाने के हमदम मलेशिया और पाकिस्तान। बुध के रोज मलेशिया की वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू होगी। आला सतह वफ़द भी मलेशियन वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। शहबाज करे परवाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी सतह पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रहनुमा। शुमाली अमरीका से खलीज तक सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की धूम। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म के हक़ाइक़ पर मबनी जानदार खिताब की बाज़गश्त। अब तक 1,37,000 लोग खिताब देख चुके। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर आज़म का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। उम्मते मुस्लिमा के पुरजोश वकील। सबसे बड़े आलमी फोरम पर मंतक और दलाइल की गूंज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में जामे खिताब। गजा के बिलकते बच्चों और मकबूजा कश्मीर में सिसकती जिंदगी का भरपूर मुकदमा। आलमी बिरादरी का जमीर झंझोड़ कर रख दिया। दुनिया कब तक जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी। वजीर आजम का आलमी बिरादरी से सवाल। तनाज़ात खत्म करना होंगे। दुनिया दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शमूलियत। समाअत कल तक मुलतवी। बेंचेस की तश्कील से मुतालिक कमेटी किसी जज को बेंच का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में शामिल न होने की सूरत में मुतबादिल जज शामिल किया जाएगा। सरबराह लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालती नजीर नहीं बनाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफका फैसला सुना दिया। सस्ते और जल्द इंसाफ की फ्राहमी आईनी अदालत के क़याम का मकसद। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। अदालती वक्त का 90% सियासी मुकदमात पर सर्फ होता है। आइन की तशरीह से मुतालिक मामलात आईनी अदालत देखेगी। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक। इस्लाहात के लिए स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की भी तजवीज़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। ताकत का सरचश्मा अवाम। आईनी अदालत के हामी। आईनी तरमीम के हक में मुल्क भर में रैलियां। अदालती वक्त बचेगा और सुनवाई जल्दी हो सकेगी। शुरका का मौक़िफ़। वकला ने भी आईनी अदालत को वक्त की जरूरत करार दे दिया। पंजगोर में बेगुनाह मेहनत कशों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंसानियत से आरी दरिंदे मायूसी के आलम में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाते हैं। नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पंजाब में होनहार तलबा पर वजीर आला का दस्ते शफकत। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 68 तालीमी शोबों में सालाना 30,000 तलबा को 130 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। वादा रहा, कोई ज़हीन तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए वसाइल की कमी का शिकार नहीं होगा। वजीर आला मरियम नवाज। हुकूमत का इदारों की निजकारी के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी वजीर अलीम खान की सदारत में निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। प्राइवेटाइजेशन के उमूर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तमाम उमूर ज़ाब्ते के मुताबिक होंगे। इजलास को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर की निजकारी के लिए अखबारात में दिए जाने वाले इश्तिहारात को फाइल का हिस्सा बनाने की हिदायत। तहजीब, तमीज, अदब, शाइस्तगी धरी की धरी रह गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन के खिलाफ जुबान दराजी कम न हो सकी। पख्तून रिवायात के बरक्स रकीक हमले वतीरा बन गया। इखलाकी इक़दार का जनाजा निकाल दिया। किस मुंह से खवातीन के एहतराम की बात करते हैं? अवाम का तहरीक इंसाफ के हमदर्दों से बड़ा सवाल। साइबर क्राइम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर नामूस पर हमले किए जाते हैं। पगड़ियां उछालने वालों की जवाब तलबी होनी चाहिए। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर निगरानी के कवानीन मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मशरक़े वुस्ता का अमन इसराइली जाहरियत की नज़र। सेहूनी फौज की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। मजीद 105 अफराद शहीद, 350 जख्मी। इसराइली फौज के यमन पर भी हमले। गजा पर जारी सेहूनी बर्बरियत में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। मशरक़े वुस्ता में इलाकाई जंग को रोकना होगा। अमरीका किरदार अदा करने को तैयार है। तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए इलाकाई क़यादत से बात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात से कबल पाबंदियां सख्त तर। काबिज फोर्सेस की इजाफी नफरी तायनात, खुसूसी चौकियां कायम। नकलो हरकत और इज्तिमा पर पाबंदी, खौफ और दहशत का माहौल। कश्मीरी आवाम का इंतखाबी ढोंग से इजहार लाताल्लुकी। वाहिद मुतालबा हक के खुद इरादियत। सीता के देश में हवा की बेटी गैर महफूज। बीजेपी का तीसरा दौरे हुकूमत। भारत में जिनसी ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। खवातीन रोजमर्रा मामूलात अंजाम देने से खौफजदा। बीजेपी के रुकने असेंबली के अपने ऑफिस में खातून के साथ ज्यादती। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज। फिजिकल टिकटों की फरोख्त 4 अक्टूबर से होगी। मैचेस से एक रोज कबल स्टेडियम्स के बाहर टिकट शायकीन के लिए दस्तयाब होंगे। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की भारत पर सबकत। भारत के चंदमय शर्मा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाश पाश। पाकिस्तान के अरशद महसूद ने 1 मिनट में 373 एल्बो स्ट्राइक्स लगाकर भारत का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 2 से 4 अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सादा वफ्द भी होगा। दौरे में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत, तवानाई, हलाल, सनत, सकाफत, अवामी रवाबित और मुख्तलिफ शोबों समेत 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी।
اقوام متحدہ کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہو یا الجزیرہ چینل کا ٹک ٹاک، مقامی میڈیا ہو یا بین الاقوامی جرائد، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ میں تقریر کی بھرپور پذیرائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب UN آفیشیل یوٹیوب چینل پر 1,37,000 لوگوں نے دیکھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد شاہد اپنی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے ادارے سینٹر پر پبلک اوپینین ریسرچ نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اقوام متحدہ کے یوٹیوب چینل پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریر لاکھوں ویورز نے دیکھی۔ اقوام متحدہ کی یوٹیوب چینل سمیت ٹک ٹاک، سوشل میڈیا اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تقریر کی گونج کی بنیادی وجہ غزہ کے معصوم بچوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کرنا تھا۔ This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ہونے والی مظالم کو واشگاف الفاظ میں جنرل اسمبلی کے فورم پر بیان کیا گیا۔ Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. اعداد و شمار کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب UN آفیشیل یوٹیوب چینل پر 1,37,000، جبکہ الجزیرہ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر وزیر اعظم کا خطاب 16 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات اور دہشت گردی، بالخصوص افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں سمیت اہم امور پر جاندار موقف اپنانے کی وجہ سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رہنما بن گئے۔ We are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij and its associates. We are determined to eliminate this threat as well through our comprehensive national effort by the name of Azm-e-Istehkam. منصفانہ ترقی کے لیے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش چیلنجز سمیت دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور عالمی امن کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دو ٹوک موقف عالمی ذرائع ابلاغ میں نمایاں انداز میں شائع کیا گیا، جو لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنا۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اور ناظرین، یہ آپ کو آگاہ کریں، عوامی حکومت کا عوام کے لیے زبردست ریلیف، مسلسل 5ویں بار پیٹرولیم مصنوعات میں نمایاں کمی۔ رواں سال 1 جون سے لے کر 1 اکتوبر تک پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے سے زائد کی کمی کی گئی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 18 روپے سے زائد کم ہوئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہوا۔ لائٹ ڈیزل 1 روپے 3 پیسے اور مٹی کے تیل میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ عوامی حکومت کا عوام کے لیے زبردست ریلیف، مسلسل 5ویں بار پیٹرولیم مصنوعات میں نمایاں کمی۔ رواں سال 1 جون سے لے کر 1 اکتوبر تک پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے سے زائد کی کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 18 روپے سے زائد کم ہوئی۔ وزیر اعظم کے ہدایت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہوا۔ لائٹ ڈیزل 1 روپے 3 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ صدر مملکت نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے ان کے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔
नाज़रीन, मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट की हैसियत से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस की समाअत बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर के अदम शमूलियत के बायस ना हो सकी। लार्जर बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मामले की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि बेंचेस की तश्कील से मुतालिक जजेस कमेटी किसी जज को बेंच का हिस्सा बनने पर मजबूर नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शामिल न होने की सूरत में मुतबादिल जज शामिल किया जाएगा। 2.5 साल से नजरसानी केस से इल्तवा है। ये अहम आइनी मामला है जिससे गवर्नेंस के मामलात मुतासिर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से रजिस्ट्रार को लिखे गए मरासले का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उनके शामिल न होने को बेंच से अलहदगी तसव्वुर न किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज दस्तयाब थे और उन्होंने मामूल के मुकदमात की समाअत भी की। 3-2 की अक्सरियत से 5 रुकनी बेंच का आने वाला फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, इसलिए उन्हें नजरसानी केस की समाअत करनी चाहिए, जिसके लिए उनसे दरख्वास्त भी की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की तायीद की। नजरसानी केस की समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के इत्मीनान के मुताबिक हल हो चुका है। फैसले में कहा गया है कि जब मामला आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो एहतियात से काम लेना चाहिए। बेंच के अरकान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वक्त आ गया है कि अदालती निज़ाम में कमजोरियों को दूर किया जाए। अदालती वक्त का 90% सियासी मुकदमात पर सर्फ होता है। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइन की तशरीह से मुतालिक मामलात आइनी अदालत देखेगी। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर आइनी अदालत के क़याम पर मुत्तफिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। आईनी अदालत के कयाम का मकसद अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी है। वक्त आ गया है अदालती निज़ाम में खराबियों को दूर किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब में कहना था, आइन की तशरीह से मुतालिक मामलात आईनी अदालत देखेगी। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। कि जब हम अलग आईनी अदालत बनाएंगे जहाँ सारे सूबे के बराबर का नुमाइंदगी होगा और वहाँ वो चले अगर आईनी क्वेश्चंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई ऐसे सियासी केसेस जो अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार चौधरी की जुडिशरी के बाद इसमें बहुत इजाफा हुआ है, तो ये हमारा आईनी स्ट्रक्चर उस केस को देख ले। और जो बाकी केसेस हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा क्रिमिनल केसेस, हमारा सिविल केसेस, हमारा बाकी केसेस जिसकी वजह से आम लोग समझते हैं कि जज बनते हैं कि वो हमें बैठ के इंसाफ दिलवाएंगे, उन केसेस के लिए हमारा मौजूदा अदालत काम करते रहे। इस बात पे तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमातें हैं और उसूली तौर पे ये मौलाना फजल रहमान का जमात का भी मौक़िफ़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। आईनी अदालत के कयाम का मकसद अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी है। आज अदालती वक्त का 90% सिर्फ सियासी मुकदमात पर सर्फ हो जाता है। आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। जैसे हमने जब आईने पाकिस्तान बनाया और पार्लियामान का निज़ाम बना रहे थे तो सूबाई हुकूमतें थे, नेशनल असम्बली था और उसके साथ साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान था। अब हमने ये निज़ाम अपने लिए, पार्लियामान के लिए जहाँ आइन साजी, कानून साजी होना है, वहाँ हमने लागू किया है। अब जिस इदारा ने उस आइन का डेफिनेशन निकालना है, मतलब इनको डिक्शनरी के तौर पे काम करना चाहिए, वहाँ हमने तो वो निज़ाम लागू नहीं किया। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की भी तजवीज़ है। अदालती इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वकला की जानिब से आईनी अदालत की हिमायत का सिलसिला जारी है। आईनी तरमीम के हक में मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। शुरका का मौक़िफ़ था कि अदालत निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। तफसील बता रहे हैं फ़हद अजीज़।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आईनी अदालत के क़याम की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में वकला की जानिब से अदालती निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन एडवोकेट शफकत तारड़ ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कम होगा। हमारा मल्टीपल टाइम जो है ऑनरेबल कोर्ट्स का, वो हमारे पॉलिटिकल केसेस हैं उनमें सर्फ हो जाता है, और उनके लिए अगर कोई अलहदा बेंच बन जाए या अलहदा कोई कोर्ट बन जाए जिसमें वो पॉलिटिकल केसेस सुने ही अलहदा जाएं, तो सेपरेट केसेस हों अवामुल नास के। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेडेंसी की वजह से लोअर कोर्ट्स जो है वो अपने फैसलों में रुकावट पैदा होती है कि जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा तो देन नीचे कार्रवाई चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इस कोर्ट का मकसद ये होगा कि इस तरह के जो केसेस हैं जिनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, जो सियासी नोयत के केसेस हैं, वो एक अलहदा से जजेस होंगे, वो उनको केसेस वो सुनेंगे, और जो हमारी रूटीन की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो मेरे और आप जैसे जो आम लिटिगेंट हैं उनके ऊपर काम करेंगे और उन केसेस का फैसला करेंगे। आज तारीखों पे तारीखें मिलती हैं लेकिन फैसला नहीं मिलता। इससे इंसाफ की भी तबाही है, अवाम की भी तबाही है, वकालत की भी तबाही है। हम ये समझते हैं कि गरीब अवाम का ये मुल्क है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ना ये कि सियासी केसों में टाइम लगा दें। खानेवाल प्रेस क्लब में भी तुलबा, समाजी वर्कर्स और लॉयर्स फोरम की जानिब से रैली निकाली गई और आईनी अदालत के फिलफोर क़याम का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कराची में भी आईनी तरमीम और आईनी अदालतों के जल्द अज जल्द क़याम के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने आईनी अदालतों को अवाम की आवाज़ और इंसाफ की जरूरत करार देते हुए हुकूमत से आईनी तरमीम के फौरी क़याम का मुतालबा किया। उनका कहना था कि आईनी तरमीम और आईनी अदालत के क़याम से अदालतों का वक्त बचेगा और अवाम के मुकदमों की सुनवाई वक्त पर हो सकेगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की 23वीं कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतालिक इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी खारजा और मुतल्लिका वजारतों के हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। इजलास में कॉन्फ्रेंस से मुतालिक इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में बैनुल वज़ारती इजलास हुआ, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ आइंदा मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका वज़ारतों के हुकाम ने मुश्तरका कमीशन से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इजलास अक्टूबर में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई शोबे से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने RLNG की कीमतों में इस्तेहकाम, गर्दिशी कर्जों और पैदावार से मुतालिक मामलात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मासूम शहरियों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कलअदम तंजीमों के हाथों नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वक़ार अहमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना तो सूबे में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मजबूर न करें कि कोई बड़ा कदम उठाएं। ऑपरेशन की सूरत में नकले मकानी होगी। रियासत नहीं चाहती कि आम शहरियों को कोई तकलीफ हो। हम एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा लोगों को गले लगाएंगे, लेकिन तीसरी दफ़ा तो आप हमें मजबूर न करें दीवार से लगा के कि हम वो काम करने लग जाएं और उससे जो है वो न सिर्फ आम पब्लिक का नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो कि मैस माइग्रेशंस करनी पड़े। जब मिलिट्री जाती है या ऑपरेशंस होते हैं तो उसके फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एक तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा ये है कि हम ये चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम स्मार्ट काइनेटिक IBOs के जरिए इनको खत्म करें। तशद्दुद के जरिए बलूचिस्तान की किस तरह खिदमत की जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस, लेवीज और पुलिस पर हमलों में पसपाई हुई तो सॉफ्ट टारगेट देखते हुए पंजगूर में मजदूरों को निशाना बनाया गया। पंजाबियों को मारकर किस तरह बलूचिस्तानी खिदमत की जा सकती है। वज़ीर आला का कहना था झूठे प्रोपेगेंडे से मासूम नौजवानों को वरगलाया और रियासत के सामने खड़ा किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ जाने से खुद को ही कमजोर करेंगे। बलूचिस्तान के हुकूक की बात आइन में वाज़ेह है। झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है और आप अंदाजा लगाए कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। क्या एंड क्या है उसका? एंड तो उसका कोई ऐसी लाहासिल सी जंग है जिस जंग में ये बलोच को धकेला जा रहा है। बलोच, मैं बार बार कहता हूँ कि आम बलोच ये फैसला खुद कर ले
کہ آپ ایک تعلیم یافتہ، آپ ایک جو برسر روزگار ہے، ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے، اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورژن کرتے ہیں اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ. تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں، سوسائڈل کراتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے، آکسفورڈ میں کرا رہی ہے، ہارورڈ میں کرا رہی ہے، دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے، تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا. میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچ قبائلی روایات میں جن کا تحفظ کرنا ہوتا ہے ان کو مارا جا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں کتابیں دینا چاہتے ہیں، اسکالرشپس دے رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں. کوئی ہماری بچی ہیں، ہم ان کو نہ صرف ویلکم کریں گے، مین سٹریم میں ان کا لک آفٹر کریں گے. اور آپ کی توسط سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، جب کبھی ان کا کسی بچے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو آپ حکومت سے رابطہ کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے، پاکستان کی فرنٹیئر کور وہاں پر موجود ہے، ایم پی ایز ہیں، نوٹیبلز ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو اپروچ کریں تاکہ اس قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے شہید ہو جانا ہے ان کو بچایا جا سکے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا معصوم جانوں کے خون سے ہولی کھیلنا انسانیت نہیں بلکہ افسوسناک ہے. عدیلہ بلوچ کو نئی زندگی ملنے پر مبارکباد دیتا ہوں. بلوچ روایات کے مطابق چادر سر پر رکھی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو دہشت گردی کی لا حاصل جنگ کا ایندھن نہ بننے دیں. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا. ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے. اس پروگرام کے تحت 68 شعبوں میں سالانہ 30,000 طلباء کو اسکالرشپ دیے جائیں گے. 50 سرکاری یونیورسٹیز، 16 میڈیکل کالجز اور 131 گریجویٹ کالجز کے ہونہار طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ دیا. اس پروگرام کے تحت 8 سال میں 130 ارب روپے کے وظائف دیے جائیں گے اور اگلے 4 سال میں 1,20,000 طلباء اس سے مستفید ہو سکیں گے. طلباء ہونہار scholarship.punjab.hec.gov.pk پر اپلائی کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اسکالرشپ پروگرام اعلیٰ تعلیم کے لیے ذہین طلباء کی مالی رکاوٹوں کو ختم کرے گا اور وہ زندگی میں اپنی ترقی اور خوشحالی کے خواب پورے کر سکیں گے. انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کا آج آخری دن ہے. ایف بی آر ٹیکس دہندگان کو 30 ستمبر تک ہر صورت ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. ٹیکس ادا نہ کرنے کی صورت میں نان فائلرز گاڑیاں، پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے. تاجر برادری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر رہی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے تاریخ میں توسیع کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایف پی آر کے مطابق گھر، پراپرٹی یا گاڑی کے مالکان کے لیے بھی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرنا ضروری ہے. حکومت کی مؤثر پالیسیز کی بدولت فائلرز کی تعداد میں دگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایف بی آر کے مطابق رواں سال فائلرز کی تعداد دگنی ہو کر 32 لاکھ ہو چکی ہے. گزشتہ سال 3 لاکھ نئے فائلرز تھے، جبکہ رواں سال 7,23,000 نئے فائلرز ہوئے ہیں. موجودہ حکومت کی پالیسیز کی بدولت ملکی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران آئی ٹی برآمدات میں پچھلے سال سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے ضمیر عباس. موجودہ دور میں ترقی کے لیے آئی ٹی کی اہمیت اور ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں بھی آئی ٹی کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف اگست 2024 میں آئی ٹی کی برآمدات 29 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں، جو سالانہ بنیادوں پر 27%، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 4% سے زائد ہیں. اگست 2024 کے اعداد و شمار پچھلے 12 ماہ کی اوسط 27 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہیں. جون 2024 میں الحمدللہ 3.2 بلین ڈالر کی پاکستان کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، یورپ کی کنٹریز میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھی ہے، خاص طور پہ ناروے میں، یو ایس کے ساتھ بڑھ رہا ہے، یو اے ای کے ساتھ بڑھ رہا ہے. حکومت کی پالیسیوں اور مراد کی وجہ سے بھی آئی ٹی کی صنعت کو بے پناہ فائدہ ہوا ہے. دوسری طرف ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام سے بھی آئی ٹی ایکسپورٹس کو فروغ ملا ہے. Honestly speaking, we are lucky to have such Prime Minister of Pakistan because he knows کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کیا پوٹینشیل ہے اور پالیسی کی کہاں
इंटरवेंशन की ज़रूरत है। 2025 तक अगर इसी स्पीड से गए तो आराम से हम 4 से 5 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर लेंगे। माहिरीन का कहना है कि अब भी मुल्क में आईटी के शोबे में तरक्की की सलाहियत मौजूद है। अगर मजीद आईटी फ्रेंडली पॉलिसीज मुतारिफ कराई जाएं तो आईटी एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर का ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC की सहूलतकारी से ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने टेक फेस्टिवल ITCN एशिया में पाकिस्तान के IT और टेलीकॉम के शोबों की तरक्की के अज़्म का इयादा किया है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के IT शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को मौक़े फराहम कर रही है। ITCN एशिया नुमाइश में IT कंपनीज को अपनी जदीद मसनूआत पेश करने का मौका फराहम करती है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 200 से ज़ायद मल्टी नेशनल कंपनीज की नुमाइंदगी और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार को सराहा गया है। पाकिस्तान की IT बरामदा 2028 तक 10 से 18 अरब डॉलर्स तक बढ़ने की पेशगोई की गई है, जबकि IT सनत की सालाना तरक्की 6 अरब डॉलर्स तक बढ़ सकती है। IT के शोबे में दरपेश मसाइल के हल के लिए मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और मुसलसल सरमायाकारी और पॉलिसी मुआवनत को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। SIFC के तहत मौशी चैलेंजेस पर काबू पाने और पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हुकूमत, निजी शोबे और तालीमी इदारों के दरमियान मुसलसल ताउन को भी अहमियत दी गई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू ज़र शाद ने कहा है कि IMF के साथ मुआहिदा खुशाइंद है। मौजूदा हुकूमत की दुरुस्त मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। लाहौर से मुअज़्ज़मुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इजलास के मौके पर नौमुंतखब सदर अबू ज़र शाद ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत को दुरुस्त सिमत पर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। हुकूमत ने मरबूत हिकमत अमली से मुश्किल तरीन मुआशी फैसले किए, जिसके समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। आलमी इदारों ने हमारी माशत पर इत्मीनान बहाल हो रहा है। हुकूमत के मुआशी के मुस्बत इक़दाम की रोशनी में IMF ने भी इस हवाले से हुकूमत की काविशों को बहुत सराहा है। जनवरी 2023 के मुकाबले में सितंबर 2024 में महंगाई का तनासब 38% से कम होकर 9.6% पे आ गया है। सदर LCCI ने कहा कि शरह सूद में मुसलसल कमी से तजारती और सनती सरगर्मियों में इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट की तारीखी तेजी शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। हमारी GDP ग्रोथ 0.9% थी, जो अब 2.4 हो गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने IMF में जो लोन पास करवाया है उसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर उस्मान खालिद और दीगर अहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के FBR रिफॉर्म्स प्रोग्राम की हिमायत करते हैं और टैक्स नेट में इजाफे की पॉलिसियों पर हुकूमत और ताजिरों में पुल का किरदार अदा करेंगे। इससे कबल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इजलास में नौमुंतखब सदर अबू ज़र शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर और एग्जेक्टिव बॉडी अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहम्मद सिद्दीक खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की जामे पॉलिसीज की बदौलत मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामसन है। ताहिर कलासरा से तफसील जानिए। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ मुंतखब अराकीन की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए चैम्बर के सदर मोहम्मद सिद्दीक खान ने कहा कि वज़ीर आज़म की खसूसी काविशों से मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी कारोबारी सरगर्मियों के लिए खुश आइंद है। गवर्नमेंट इस टाइम इकॉनमी को लेके, इकॉनमी के रिवाइवल को लेके बड़ी कंसर्न है। प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, हमारे अदारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं ये भी आपने पिछले महीने डेट से देखा होगा, ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई है और अभी बड़ा स्ट्रांगली काम हो रहा है आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी के ऊपर और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-2.5 महीने में आपको एनर्जी की कॉस्ट भी जो है वो नीचे आएगी। कारोबार को तरक्की देने के लिए मकामी सरमायाकारों को आलमी मार्केट तक रसाई हासिल करना होगी। जो रिसेंटली IMF ने अप्रूव किया है लोन, जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उसमें ये हुकूमती कोशिशों का नतीजा है। बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एफर्ट्स हैं वो काबिल तहसीन हैं। मैं समझता हूँ इस हालात में ये ताज़ा हवा का झोंका है इस मुल्क की इकॉनमी के लिए। पाकिस्तान के रुपए की कदर बढ़ने का इम्कान है और इन्फ्लेशन ऑलरेडी हमारी माशाल्लाह सिंगल डिजिट फिगर में आ चुकी हुई है, तो मुझे लगता है मार्कअप की भी आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन इन मार्कअप रेट हो रहा है।
तो मुझे यूँ लगता है कि इंशाल्लाह अब टाइम है कि हम गियर अप करें इंडस्ट्री को, वापस उसे खोलें ताकि इंडस्ट्री दोबारा चले, रिवाइव करें और ग्रोथ रेट हम अपना 7% तक वापस लेके जाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। इस टाइम के ऊपर हमें IMF का एक पैकेज मिल जाना और IMF के प्रोग्राम में आ जाना, वो इस बात की ज़मानत है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जितनी नेगेटिव बातें चलती थी डिफ़ॉल्ट के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल नहीं रहा। एक कॉन्फिडेंस है, मार्केट के सेंटीमेंट्स हाई हैं, स्टॉक मार्केट भी बेहतर है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क की इकानमी में जो हिस्सा डाल सके वो डालें। इससे पहले गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अरकान ने अपने ओहदों का हलफ लिया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया भर में सोशल मीडिया की निगरानी के कवानीन मौजूद हैं। लोगों की इज्जत से खेलने वालों से बास पुरस होनी चाहिए। तफसील बता रहे हैं लाहौर से सरमद ख्वाजा। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लियाकत बाग में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के पास असलहा मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें जख्मी किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स को रेगुलेट करके मनफी प्रोपोगंडे का सदेबाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 माह में अवाम को रिकॉर्ड रिलीफ फराहम किया है। अवाम फितना पार्टी की शरंगेजी से बेजार हो चुके हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि सूबे में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। बाशऊर अवाम ने फितना पार्टी की फितना गर्दी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस जमात और उसके कारिंदों ने पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने का बेड़ा उठा रखा है और एक सूबे वज़ीर आला हर रोज वफाक पर चढ़ाई करने की धमकियां देता है। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत बाज गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत अडयाला जेल में की। मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, जबकि बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्तर पेश हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल बेशुमार, वज़ीर आला की तरजीहात, ज़ाती मुफादात की ताबे। पख्तून रिवायात के बिल्कुल बरअक्स अली अमीन गन्नापुर ने एक बार फिर खवातीन की इज्जत करने के बजाय हर्जा सराय की रिवायत बरकरार रखी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पंजाब पुलिस के वकार को भी ठेस पहुंचाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सरकारी वसाइल का ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब सूबे में तालीम, सेहत और अमनो अमान समेत दीगर शोबे इन्हतात का शिकार। सरकारी स्कूलों में बंधे जानवर, सरकारी अस्पतालों में नापेद अद्वियात, सूबे पर कर्ज का भारी बोझ, BRT समेत दीगर मंसूबों में घपले, जबकि वज़ीर आला की तरजीह घोड़ों के अस्तबल और राहगुजर की तामीर। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अब की बार पश्तून रवायात को भी गहना दिया। खवातीन की तकदीस, गयूर पठानों का तुर्रा इम्तियाज, गैरत व हमियत खून में रची बसी हुई, जबकि मुसल्लत करदा वज़ीर आला अवामी नब्ज़ के बरक्स। इंतशार, खून खराबा, मार धाड़, लाठियां, डंडे, आतिशी असले की नुमाइश और तूफान बदतमीजी तशद्दुद पसंद गिरोह की तरजीह। अब तो वफाकी इकाइयों को भी लड़ाने के दर पे। अली अमीन गंडापुर ने न सिर्फ पंजाब पुलिस के वकार को ठेस पहुंचाई बल्कि धमकी भी दे डाली। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम क्या तशद्दुद, गालम गलोच से आएगा या फिर तंजीम, नज़्म और दयानत से? सवाल तो बनता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमें सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करना है। सैलाब मुतासरीन को घरों के साथ जमीन का मालिक भी बना रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سیلاب متاثرین سے کیے تمام وعدے پورے کریں گے. سیلاب متاثرین کو گھروں کے ساتھ زمین کا مالک بھی بنا رہے ہیں. کوئٹہ میں سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے. میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں, وہ اسی کمپنی کو آپ کے ساتھ, آپ کی حکومت کے ساتھ ملا دیں, آپ ان کے ساتھ MOU سائن کریں. اگر وفاقی حکومت آپ کو یہ منصوبہ دیتا ہے اور اس طریقے سے فنڈ کرتا ہے, آپ امپلیمنٹیشن کا جو اسپیکٹ ہے انہی NGOs کے ساتھ آپ وہ امپلیمنٹیشن کرو, تاکہ ہم جلد از جلد نہ صرف مالی مدد مگر وہ گھر بنا سکتے ہیں, اور وہ گھر ایسے بنائیں تاکہ اگلے سیلاب کے بعد یہی خاندان آپ کے سامنے ایسے ہی نہ بیٹھے ہو. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا سیلاب متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہرگز ہونے نہیں دیں گے. 2022 کے سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے. جتنا بھی ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ ابھی چل رہا ہے یہ ناانصافی ہے. سب سے بھر کر بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا بلوچستان کے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنا ہے. متاثرین کو کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر بنا کے دینا ہے تاکہ آئندہ لوگ متاثر نہ ہو. تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی, صوبائی وزراء, ارکان اسمبلی, سینیٹرز اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں متاثرین میں چیکس تقسیم کیے. وقار احمد, PTV نیوز, کوئٹہ. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوئٹہ کے دورے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور صوبائی کابینہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں امن و امان, تعلیم, صحت اور عام آدمی کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا. ملاقات میں پیپلز پارٹی بلوچستان کی سینئر قیادت بھی موجود تھی. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں صنعت کاروں کو درپیش مسائل کے حل پر غور کیا گیا. وفاقی وزیر جام کمال خان نے تاجر برادری کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا. وفاقی وزیر نے تاجر برادری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ حکومت پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. نجکاری اور مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں مختلف اداروں کی نجکاری کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ نجکاری میں تمام قانونی ضابطوں پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اداروں کی نجکاری سے پیسوں کے حصول کے ساتھ ان کے کارکردگی کو بہتر بنانے کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پوری دنیا IT کے شعبے میں بہت آگے نکل چکی ہے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی نوروال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت IT کے شعبے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری نئی نسل کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنا ہوگا. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو IT کی تعلیم دیں تاکہ ملک ترقی کی جانب گامزن ہو. وزیر توانائی اویس لغاری کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. شرکاء کو جولائی اور اگست میں واجبات کی وصولی اور لائن لاسز میں کمی کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اس موقع پر وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ غیر تسلی بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کمپنیز کے حکام کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی. انہوں نے ہدایت کی کہ بقایا جات کی وصولی کے ساتھ لائن لاسز میں واضح کمی نظر آنی چاہیے. وفاقی وزیر مذہبی امور اور سمندر پار پاکستانی چودھری صالح حسین سے ان کے عمانی ہم منصب محمد بن سعید نے ملاقات کی. اس موقع پر چودھری صالح حسین نے کہا کہ عالم اسلام کو اتحاد و وحدت کی اشد ضرورت ہے. آج مسلم ممالک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی اور وحدت کو فروغ دیا جائے. دونوں رہنماؤں نے انتہا پسندی کے خاتمے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا. MNA چودھری وسیم قادر نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز سے لاہور میں ملاقات کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری وسیم قادر نے حمزہ شہباز کو اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا. حمزہ شہباز نے MNA چودھری وسیم قادر کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی تقریب علمبرداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے. ملک میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ کپاس کی پیداوار کم ہونے سے ملز منتقل ہو رہی ہیں جن کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس موقع پر پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا اور عہدے سنبھالنے پر اراکین کو مبارکباد دی.
गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी सैयद मुबशिर तौकीर शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने कहा कि पीटीवी गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और सियाहत के मौके को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। सैयद मेहदी शाह ने एमडी पीटीवी को बल्तिस्तान और दयामर में भी पीटीवी ब्यूरो ऑफिस खोलने के लिए कहा, जिस पर एमडी पीटीवी ने गौर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर ने गिलगित में पीटीवी ब्यूरो ऑफिस के क़याम पर एमडी पीटीवी का शुक्रिया अदा किया। मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और वजारत मजहबी उमूर के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर राना मशहूद अहमद का कहना था कि फ़िक्री तबादले के फ़रोग़ के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामी बसीरत, एतमाद और यकीन को फ़रोग़ देती है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखे जाने की वजह बताते हुए तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुदल्लिल और मुदब्बिराना अंदाज में आलमी तनाज़ात समेत दरपेश चैलेंजेस को दुनिया के सामने रखा है। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आलमी रहनुमाओं की तकरीर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा और देखा जा रहा है। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर आलमी सतह पर दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से तजावीज़ को दुनिया के सामने रखा कि वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ इलाक़ाई और मुल्की मसाइल को उजागर किया बल्कि बैनुल-अक़वामी जो मसाइल है उसको भी बहुत आसान और मुदल्लन अंदाज में बयान किया। जो बाइडन से ज़्यादा व्यूज़ आना, तैयब अर्दगान जैसे आलमी लीडर से ज़्यादा व्यू आना, इंडियन जो है वज़ीर ख़ारजा उससे ज़्यादा व्यूज़ लेना, फिर जापान के सरबराह से ज़्यादा व्यूज़ लेना, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है उनकी मुदब्बराना सोच की उसको ज़्यादा तक़वियत हासिल हुई है, उसकी पजीराई हुई है। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र क्या है? कश्मीर, फ़लस्तीन, अच्छा ये जो गैर मसावी तकसीम है दौलत की, ये फिर इसके अलावा आपके मामलात हैं माहौलियात के, ये वो एजेंडा है जिसे सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नहीं पेश किया, वज़ीर आज़म ने पेश किया तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि आलमी क़यादत ने इसको फॉलो किया। इसी वजह से उनके जो व्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि दुनिया चाह रही थी कि कोई ऐसा लीडर हो जो फ़लस्तीन के ऊपर बात करे, जो कश्मीर के ऊपर बात करे, ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के लिए जिस तरह दुनिया के अंदर मूवमेंट चल रही है, तो आपने दो टोक वहाँ पे मौक़िफ़ जो इख्तियार करना वो बहुत बड़ी जुर्माना बात थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास का खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया। खिताब में लोगों और आलमी ज़राए इब्लाग की दिलचस्पी की बुनियादी वजह वज़ीर आज़म का आलमी तनाज़ात, मालियाती निज़ाम में इस्लाहात, इस्लामोफोबिया, दहशत गर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से रोनमा होने वाले वाक़यात और नुकसानात से मुताल्लिक दुनिया को आगाह करना था। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक का कहना है कि मकामी इंतखाबात देरीना तनाज़ा कश्मीर का हल नहीं हो सकते, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। KMS के मुताबिक नज़रबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने अमरीकी खबरसार इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ये ढोंग इंतखाबात से बुनियादी मसले को हल नहीं किया जा सकता, जिसे भारतीय हुकूमत ने 2019 के बाद दबाने की कोशिश की है। मकामी लोग इंतखाबात को 2019 की तब्दीलियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने का एक मौका समझते हैं, जिनके तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। वाइस ने मसले कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मकबूजा इलाके में जारी कत्तो-गारत की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में मजीद जानों के ज़िया को रोके। पार्टी तर्जुमान ने कुलगाम और खटुआ अजला में कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। BJP हुकूमत ने पुलवामा में काले कानून के तहत एक और कश्मीरी बिलाल अहमद लोन की जायदाद जब्त कर ली। जब्त की गई जायदाद में 2 मंजिला रिहायशी मकान और 16 मरला अराजी शामिल है। भारत में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि BJP हुकूमत जम्मू कश्मीर में ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जिससे गैर कश्मीरियों को फ़ायदा और मकामी लोगों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए दहशत गर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर BJP को तनकीद का निशाना बनाया।
ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، پاکستان کے ارشد محسود نے بھارت کے چن میں شرما کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ رکشہ چلا کر گزارا کرنے والے پاکستانی مارشل آرٹسٹ ارشد محسود نے 373 ایلبو سٹرائکس کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ارشد محسود نے بھارتی مارشل آرٹسٹ چن میں شرما کا ریکارڈ بڑے مارجن سے توڑا۔ چن میں شرما نے 1 منٹ میں 334 ایلبو سٹرائکس کی تھیں۔ ارشد محسود صدارتی ایوارڈ یافتہ گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر عرفان محسود کے شاگرد ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ پی سی بی کے مطابق فزیکل ٹکٹوں کی فروخت 4 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ میچز سے ایک روز قبل سٹیڈیمز کے باہر ٹکٹ شائقین کے لیے دستیاب ہوں گے۔ میچز کے پہلے دن مخصوص انکلوژرز میں داخلہ مفت ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان، جبکہ تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بہتر نتائج دینے کی کوشش کریں گے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شان مسعود نے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو نتیجہ چاہتے تھے وہ نہیں آیا، ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے پہلے ٹیسٹ سے اچھا آغاز کریں۔ ٹیسٹ ٹیم کا کپتان نے کہا کہ ٹیم بنانے کے لیے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ بابر اعظم بہترین بلے باز ہیں، کھلاڑیوں کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں۔ گورکھ ہل آف روڈ بائک ریلی کا آغاز ہو گیا۔ 52 کلومیٹر طویل ٹریک مکمل کرنے کے لیے پروفیشنل کلاس میں 12 بہترین بائکرز شریک ہیں۔ لوکل کلاس میں 50 اور لیڈیز کیٹیگری میں 4 خواتین بائکرز کے درمیان مقابلہ ہے۔ لیب کی بہترین ٹائمنگ والا بائکر کامیاب قرار پائے گا۔ بائکرز نے مقابلے سے قبل گورکھ ہل آف روڈ ٹریک کا جائزہ لیا۔ سندھ موٹر سپورٹس کے صدر ندیم خان نے بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹریک کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ اور پاکستان کے معروف جیپ ریسر صاحبزادہ سلطان محمد علی بھی ریلی دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ پاکستانی اسکواش پلیئر گروپ کیپٹن ریٹائرڈ عرفان اصغر نے ایشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ مکاؤ چین میں کھیلے گئے فائنل میں عرفان اصغر نے کوریا کے ریون ہو کو 3-0 سے شکست دی۔ عرفان اصغر نے ریون ہو کے خلاف 11-6، 11-4 اور 11-12 سے کامیابی حاصل کی۔ عرفان اصغر کا یہ دوسرا ایشین ماسٹر اسکواش اعزاز ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 2010 میں یہ اعزاز جیتا تھا۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔